एक मैं छोटी सी बात बताता हूं इससे संबंधित कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी था, उसने एक बकरी खरीदनी थी और उसने मेले से बकरी खरीद ली। उस इलाके में 3 ठग रहते थे। उन तीनों ठगों ने सोचा कि इससे इस बकरी को ठगना है, लेकिन इस व्यापारी को यह पता भी नहीं चलने देना कि ये ठगा गया। इससे बकरी ऐसे ठगेंगे कि इसको ठगी का भी पता ना चले। तो उन्होंने प्लान बनाया, मास्टर प्लान। तीनों ठग अलग अलग जगह पर खड़े हुए। सबसे पहले पहला ठग व्यापारी को मिला और कहता, अरे ये कुत्ता तूने कहां से खरीदा? व्यापारी कहता, अरे कुत्ता नहीं, ये बकरी है, मेले से खरीदी है। ठग कहता, अरे ये तो कुत्ता है, तेरे को बकरी दिखाई दे रही है, मैं क्या करूं? तो उसके बाद इतना कह के वो ठग चला गया, व्यापारी भी आगे चला गया। थोड़ी दूर पर दूसरा ठग मिल गया। दूसरा ठग कहता, अरे व्यापारी तूने ये घटिया सा कुत्ता कहां से लिया? ये तो बहुत बेकार कुत्ता है। व्यापारी ने फिर कहा कि अरे भाई साहब, ये बकरी है, कुत्ता नहीं है। वो ठग कहता, क्या जमाना आ गया, लोग कुत्तों को भी बकरी मान के कंधे पर ले जा रहे हैं, देखो। इतना कह के ठग चला गया। अब व्यापारी जा रहा है, चल पड़ा व्यापारी भी, सोचने लगा यार क्या प्रॉब्लम है, लेकर तो मैं बकरी आया हूं, लोग इसे कुत्ता समझ रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। कुछ ही दूरी पर गया कि तीसरा ठग मिल गया। अब तीसरा ठग कहता, अरे ये कुत्ता क्यों लेके जा रहे हो, ये तो बहुत बेकार है, ये तो मालिक को भी काट लेता है। उस व्यापारी ने वो बकरी फेंकी और भाग गया और कहता कि है तो ये कुत्ता, लेकिन मुझे बकरी लग रही है, ये तो कोई भूत प्रेत है, भाई भागे यहां से, ये तो कोई बला है। और वो बकरी को छोड़ के भाग गया। जैसे ही वो भाग गया, ठगों ने बकरी उठाई और अपना चलते बने। इसमें क्या सीखे? ये सीखे कि हमें अपने मन पे विश्वास होना चाहिए। हाँ, कि हमारा मन ही हमें ठग रहा है, आपका मन आपको ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है, मन ही ठग रहा है। हाँ, आपका ये फॉल्स सिग्नल दे रहा है। हाँ, फॉल्स सिग्नल दे रहा है, उनको आप रियल मान के काम कर रहे हो। एक ही बात को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लग जाती है, ऐसा है ना। तो ये बात गंदी होती है चीजें, ये वीर्य गंदा होता है, सीमन गंदा होता है, ये बात मन में कितनी बार गई होगी। तो अब मन मान चुका है कि वीर्य गंदा होता है और चीजें गंदी होती है। ये फॉल सिग्नल हजारों बार मन में चला गया है और अब ये सिग्नल सच्चा लगने लग गया है। जी, तो ये समझे? जरूर। क्या समझ में आया? ये कि गंदा नहीं होता, और ये आप जितना किसी चीज को जितनी बार एम्फेसाइज करोगे वो चीज आपको असली लगने लगेगी। हाँ बस, लेकिन रियलिटी में हो सकता है कि वो उतनी गंदी ना हो। आज से हजारों साल पहले माना जाता था कि धरती तो स्टेबल है, सूरज ही घूमता है, था ना एक बिलीफ। गैलीलियो ने वो बनाई टेलीस्कोप और कहा कि भाई धरती घूमती है, सूरज खड़ा है। कुरान में क्या, बाइबल में भी यही लिखा हुआ था कि धरती चपटी है और स्टेबल है, सूरज ही घूम रहा है। भाई अब कोई बात पे विश्वास कर की उसकी, तो लाखों हजारों लाख लोग मानते थे, बाइबल भी मानती थी कि धरती नहीं घूमती है, तो क्या वो सच हो गया? नहीं। हाँ, तो एक आदमी या सच्चाई को चाहे एक भी ना माने, जितनी भी दुनिया के इंसान है वो ये कह दें कि ये झूठ है, तब भी हो सकता है कि वो झूठ ना हो। सच्चाई सच्चाई रहती है ना। उसको मेजोरिटी की या लोग ज्यादा कहते हैं, ये लोग तो सारे ही कहते हैं, सारे कहने से सच्चाई झूठ नहीं होती, झूठ सच नहीं होता। ये बात आपने गहराई से समझनी है कि लोक मान्यता क्या कहती है, लोगों की धारणा क्या कहती है, इससे सच्चाई बदलने वाली नहीं है। क्या समझे? हाँ बोल दो से, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, एडिट हो जाएगा। ये मतलब बोलना क्या है मुझे पता ही चल रहा। अच्छा, कि ये जो आपको
वीर्य गंदा लगता है, वो सिर्फ आपके मन की मन एक का एक वहम है, वो धारणा है, धारणा है। एक बिलीफ बना हुआ है, जो कि किशोरावस्था में आपके मन में आ गया। कहाँ से आया उसके ऊपर आप सोचो भी, मेरे मन में ये विचार क्यों आया, या क्योंकि वैसे थॉट से ये मतलब जनरेट होता है, लेकिन जो कहीं ना थॉट्स कहीं से बचपन में नहीं होते थे ऐसे, हाँ वो अचानक किशोरावस्था में आने लगे। आने लगे। लेकिन गंदगी से रिलेटेड क्यों हुआ? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं विचार या इससे संबंधित डाटा था, ये चीजें गंदी होती है या सेक्स गंदा होता है, या कोई ना कोई चीजें थी आपके मन में, तभी ये ट्रिगर जुड़ा कि नाइट फॉल होना गलत है, ये चीजें गलत हैं। ये डाटा कहीं ना कहीं से आपके मन में आया है। वो कहां से आया, एग्जैक्ट सोर्स बता पाओ तो ज्यादा हेल्प हो जाएगी। कि जो चीज खुलेआम डिस्कशन नहीं होता, हाँ और जिस चीज को मतलब सोसाइटी में इतना डिस्कस नहीं करते, और जिसको बड़े लोग कहते नहीं, इसके गंदी बात होती है, इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हाँ अपने पे काम पे ध्यान दो, ये करो, तो उसको आदमी वो समझता है कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए। हाँ। बड़े जो कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं वो मूर्ख है। मैं पब्लिकली कह रहा हूं, उन बड़े लोगों में चाहे कोई दादा हो, चाहे कोई मंत्री संतरी पप्पू ददू, ये धार्मिक गुरु, या कोई दाढ़ी वाला, कोई काली पीली वस्त्र पहन के कोई भी जो कहते हैं ना धार्मिक ठग हो, चाहे कैसा भी ठग हो, वो अज्ञानी है। ठीक है, मैं पब्लिकली बोलता हूं, मेरे को ना कोई डर है, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है। मेरे को इस वचन से कोई वाहवाही नहीं मिलेगी। जिसको धंधा चलाना है, जो इसमें बिलीव रखते हैं, उनको चोट भी लगेगी, वो गालियां भी निकालेंगे, लेकिन मैं सच्चाई बोलने इस दुनिया में आया हूं, जो मानवता के हित में है। मैं भ्रम में ना रहता, ना किसी को रहने की इजाजत देता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये गंदी चीज नहीं है, ये सबसे जरूरी है। हम इस दुनिया में सेक्स करने ही आए हैं, इसके अलावा और कोई टारगेट ही नहीं है। कोई टारगेट नहीं है, मैं साबित कर सकता हूं। हम कामयाब होने ही नहीं आए हैं। कामयाबी कोई है ही नहीं इस दुनिया में, कोई चीज नहीं है कामयाबी का, कोई पैरामीटर कामयाबी का नहीं है। और कामयाबी इंसान इसलिए चाहता है कि वो ज्यादा सेक्स कर पाए। हमें काम शक्ति ही चला रही है, सब कुछ सेक्स पावर के कारण हो रहा है। आदमी के अंदर सेक्स पावर खत्म हो जाए तो वो आदमी मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। आज मैं बहुत गहरी परतें खोल रहा हूं मानव मन की, बहुत गहराई से। ये बातें शायद आपने नहीं सुनी होंगी। जिस इंसान के अंदर सेक्सुअल पावर नहीं रही, वो आदमी जिंदा नहीं बचेगा। ये मैं लिख के देता हूं। कुछ ही दिनों का मेहमान है। क्यों मेहमान है? उसका मन किसी काम में लगेगा नहीं, प्लेजर उसको मिलेगा नहीं, मानसिक रूप से वो कुंद हो जाएगा। दूसरा, उसका शरीर उसे मार देगा। शरीर कैसे मारेगा? शरीर के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनमें भी एक इंटेलिजेंस है। जो रोग प्रतिरोध क्षमताएं हमारे अंदर है, वो सेल्स ने निर्मित की है जिंदा रखने के लिए हमें, कि ये शरीर मरना नहीं चाहिए। उन्होंने वो रोग प्रतिरोध क्षमता बनाई है, एंटीबॉडीज वो बनाते हैं, सारा सिस्टम वो हैंडल करते हैं। अब उनको पता लग गया कि इस बंदे ने जिंदा रह के सेक्स तो करना नहीं, इसका क्या फायदा है, इसने कोई बच्चे पैदा करने तो है नहीं। तो वो सेल्स कहेंगे इसका जिंदा रहने का क्या फायदा है, इसको मरने दो, छोड़ो। वो सेल्स काम ही नहीं करेंगे, वो सेल्स डेड हो जाएंगे, पूरी तरह से डेड हो जाएंगे। सारे सेल्स डेड होने लग जाएंगे, रोग प्रतिरोध क्षमता उसकी कम हो जाएगी। अब कोई भी रोग आएगा उसको पकड़ लेगा, तो उसका शरीर ही उसे मार देगा, जवानी में भी मर जाएगा। अब उसके बचाव की जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे मरता है वो इंसान। क्या समझे? ये सेक्स इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। इससे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में ना कुछ है ना कुछ होगा। सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, सब चीजें। मैं इतनी गहराई में इसलिए जा पाया क्योंकि पेन एंड प्लेजर की थ्योरी काम करती है। जिस काम में हमें प्लेजर मिलता है वही काम हम बार बार करते हैं। कुदरत ने सबसे ज्यादा प्लेजर ही इसमें डाल दिया कि ये बार बार करो ताकि बार बार बच्चे पैदा हो। कुदरत का ये नहीं है कि पति पत्नी ये तो समाज ने बनाया है सारा कुछ।
कुदरत ने बनाया है बच्चे पैदा करने के लिए, कि ये बच्चे पैदा करने की एक्टिविटी है और कुछ नहीं है, उसको और कोई पता नहीं है और कोई लेना देना भी नहीं है। और ये मनुष्य के अंदर नहीं, सारे जीवों में बनाया। सारे जीव इसलिए करते हैं कि वंश वृद्धि हो। हम वंश वृद्धि करने के लिए आए हैं यहाँ पर। सारे जीव अपनी वंश वृद्धि करते हैं, सारे जीव ही करते हैं। तो ये भी हमारे अंदर के डीएनए जीन्स की साइकोलॉजी है। ये जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, हम करते नहीं है, जीन्स के द्वारा होता है। ये सारी चीजें जीन्स करवाती हैं। पौधों के अंदर जीन्स है। पौधे फूल क्यों खिलाते हैं? क्या तोड़ने के लिए या सुंदर लगे हमें इसलिए? नहीं, वो मादा फूल को अट्रैक्ट करने के लिए। फूल खिलते हैं अपनी यौवन इच्छा के कारण। पौधा जब यौवन अवस्था में आता है तो फूल खिलाता है ताकि अट्रैक्ट हो पाए। मोर क्यों नाचता है? अट्रैक्ट करने के लिए मोरनी को। हाँ, तो हम काम जितने भी करते हैं वो सारे काम अट्रैक्शन के कारण होते हैं। दबी होती है। ये जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा कह देगा कि मैं इसलिए कर रहा हूं, वो कर तो इसीलिए रहा है लेकिन उसको पता नहीं है, बस ये बातें होती है। वो उसके अचेतन में होती है। सबको ये बातें चेतन में नहीं रहती, कईयों के चेतन में भी होती है, वो बताते नहीं है। अब बंदा शादियों में क्यों जाता है, बन ठन के क्यों रहता है? हम दाढ़ी मूछ ये क्यों करते हैं? अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। और बताओ, अपन ने ये दाढ़ी देखनी नहीं, कुछ करना नहीं, इन बालों का अपने को पता नहीं चलना, तो अपने को क्या फायदा भाई? बताओ, कोई फायदा नहीं। तो अट्रैक्ट करने के लिए कि सुंदर दिखूं ताकि मुझसे कोई बात करे। तो आदमी और जब बात करते हैं तो डोपामिन कैसे इंप्रूव हो जाता, वो बढ़ जाता है। तो ये पार्ट थोड़ा दूसरा चल पड़ा। तो इसलिए देखो, ये अचेतन मन में आप जानबूझ के नहीं करते, ये जीन्स के द्वारा होती है। तो जीन सारों में भी है। जो धार्मिक पप्पू ददू हैं वो भी सारे करते हैं, बताते ये है कि ये वीर्य गलत है, फला गलत है, ये करने सारे काम वही करते हैं। वो हमसे ज्यादा करते हो, उनके पास तो ऑप्शन ज्यादा होते हैं। उनकी तो वो डार की डार आती है उनके पास। तो वो तो एक से बात करें 10 महिलाएं उन तक पहुंच जाती हैं। तो बताइए वो कमी छोड़ेंगे? या तो कोई नपुंसक होगा वो पास नहीं जाएगा, या कोई भाई जिसको प्लेजर नहीं मिल रहा वो नहीं जाएगा। अब नपुंसक है, काम ही नहीं कर रहा सिस्टम, तो उसको तो हाथ में नहीं है, तो वो कहेगा कि मैं नहीं कर सकता। तो वो बेचारा वैसे नहीं कर सकता। जिसके पावर भी है, सब कुछ है, वो तो भाई रह नहीं पाएगा। वो रह ही नहीं पाएगा। ये कुदरत की शक्ति इतनी पावरफुल है कि जब उफान आएगा ना, इसका उबाल आएगा, तो बुद्धि जीरो, बुद्धि काम नहीं करेगी। ये मैं लिख के देता हूं। ऋषि मुनिषि कितना ही तगड़ा विद्वान हो, लेकिन जब ये हावी होती है तो उसकी विद्वता, ऋषि मुनिषि देखे होंगे ना उन्हें। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो ये तो पावरफुल चीज है, सबसे पावरफुल चीज ये। तो इससे पंगा जो लेगा वो तो मारा जाएगा। तो इस चीज से पंगा मत लो। कुदरत के खिलाफ पंगा नहीं ले सकते ना, ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ये नेचर के साथ पंगा लेने का इंजाम क्या होता है देखो। तो कहीं ना कहीं हम नेचर से पंगा ले रहे थे ना। कुदरत से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। अभी तक क्या समझ में आया? ये कि कोई भी चीज हो नेचर से रिलेटेड हो, उसके फ्लो में ही चलो तो अच्छा है। हाँ, और इससे तो खैर पंगा नहीं लेना चाहिए। तो पंगा लेंगे उतना फंसेंगे, नहीं फंसे और मारे जाएंगे। कुदरत जब पटकनी देती है ना तो बचता नहीं है। चाहे वो कितना ही विद्वान हो, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई आत्मज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, जो इससे पंगा लेगा उसे कुदरत पछाड़ देगी। तो हम नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल रहना है। जो कुदरत की चीजें वो कुदरत के दायरे में रहेंगी। हमें अपना काम करना है, हमें आजीविका चलानी है, काम करना, वो काम आप करेंगे। बस ये जब इस चीज को दबाएंगे नहीं तो ये चीज अपने आप बैलेंस में रहेगी। इसको दबा दिया तो ये उग्र हो जाएगी, फिर बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब देखिए, ये हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, कि मन का एक रक्षा तंत्र एक्टिव होता है ना, कि जैसे ही कोई खतरा आया तो मन बचाव की मुद्रा में आ जाता है, बचाव के लिए। तो बचाव के लिए मन
ओसीडी में दो तरह के सॉल्यूशन देता है, लेकिन वो सॉल्यूशन ही बीमारी है। सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। क्या समझे? ओसीडी में ऐसा होता है कि इलाज ही बीमारी बन जाता है। मन इलाज देता है ना अपने आप कि ये कर लो, ऑप्शन देता है, दो ऑप्शन देता है मन। क्या ऑप्शन दिए मन ने? डूइंग, कि करो, डूइंग का मतलब करना, और दूसरा कि अवॉइड करो, अवॉइड मतलब बचना, कि या तो कुछ करो या फिर बचो। करोगे उससे मरोगे, ये मरना है। करना इज इक्वल टू मरना, ये फंसना है। अवॉइड करना अर्थात फंसना है। अब मन क्या ऑप्शन देता है? दो, बताइए। करना और मरना। करना देता है और एक बचना देता है। करना मरना ही है? करना और बचना। अवॉइडेंस एंड डूइंग। इसमें कंपल्शन आ जाएगा, ये कंपल्शन करवाता है, और इसमें अवॉइडेंस होगी, इससे दूर ही रहो। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना वीर्य से संपर्क में आएंगे। तो कुछ लोग तो क्योंकि ये कुदरत की चीज है हटा तो सकते नहीं, तो फंसे रहते हैं। अगर बस में होता तो इसको भी निकाल देते कि सारा सिस्टम ही बंद करो, ये आना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसी दवाइयां लेने लग जाते हैं कि ये बने ही ना साला, जब बनेगा ही नहीं तो आएगा ही नहीं। ये तो नेचर के अगेंस्ट आप जाते हैं। हम तो बहुत से जाते हैं, लोग मूर्खताएं बहुत करते हैं, मेरे पास तो आते हैं। तब मैं कह रहा हूं ना, जिनको पोटी से प्रॉब्लम होती है वो महिलाएं खाना खाना ही छोड़ देती हैं। ना खाना खाएंगे ना पोटी आएगी, ना ये झमेला करना पड़ेगा। लोग पानी तक नहीं पीते, कहते ना पानी पिएंगे ना सुसु आएगा, ना सर जी सुसु से दिक्कत होगी, ना धोना होगा ना। बस मैंने कहा भाई सांस भी मत लो, वो तो रोक नहीं सकते, लेकिन लोग उसको भी रोक लें। होता है ना, देखो। तो अब डूइंग में क्या करवाता है आपका मन आपसे? कंपल्शन। हाँ, कंपल्शन में क्या करते हो? ज्यादा हैंड वॉशिंग और हाथ धोना और कपड़े धोना। हाँ, कपड़े धोना और हाँ, हाथ धोना और कपड़े धोना। कितनी देर तक? जब तक आपका मन मान जाए कि हाँ आप ठीक है, आप संतुष्टि आने तक, संतुष्टि तक, ठीक है। और जब आप ये कर करके थक जाते हो तो मन कहता है इसे बचो, अवॉइड करो इसे। अवॉइडिंग में क्या रहता है आपका? अवॉइडेंस में दूर रहना, अर्थात नाइट फॉल हो गया तो आप कच्छे को हाथ नहीं लगाओगे। हाँ, थोड़ा मतलब चीजों को जिसको हाथ लगाएंगे तो हाथ धो के किसी चीज को हाथ लगाएंगे। हाँ, पहले हाथ नहीं लगाओ, और अपने हाथ को फिर ये मतलब रखेंगे कि अपना हाथ कहीं टच ना हो जाए। हाँ, आसपास कच्छे के या पैंट के, हाथों को दूर रखना। हाँ। क्योंकि नाइट फॉल को या स्विमिंग को तो अवॉइड कर नहीं पाते, कच्छे के हाथ नहीं लगाते। एक कच्छा धोना भी तो इसमें है। हाँ, कपड़े धोना आई गया ना, कपड़े धोना होगा। हाँ, तो हाथों को दूर रखते हो ना। और ये भी होता है कि अवॉइड ये होता है कि आप उस टाइम ना ही नहाओ, हाँ, थोड़ा बाद में नहा लो। न नहाना, ये भी होगा। अवॉइडेंस पे ज्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि ज्यादा अगर क्योंकि नहाओगे में भी ज्यादा वो बार बार वो प्रोसेस करना, रिचुअल बहुत मुश्किल, थकाऊ होता है। वॉशिंग करना वो थक जाता है, तो उससे सोचा कि चलो यार थोड़ा बाद में ही नहा लें। हाँ, अवॉइड कर देते हैं, उससे रूटीन बिगड़ जाता है फिर। हाँ, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मन में विचार तो फंसा रहता है, इससे मन में ये विचार निकला नहीं है, ये तो सारा सिस्टम चलता ही रहता है, ये निकलता नहीं है, डिलीट नहीं हुआ खतरा। संतुष्टि तो नहाकर ही मिलती हाँ, है, जब आप नहा धो के बाहर आओ। हाँ, ये थोड़ी देर के लिए पेंडिंग छोड़ देते हैं। हाँ, करना तो ये पड़ता ही पड़ता है। ये आपका ओसीडी का ग्राफ है, ये सेम चीजें ऐसी है, ये बीमारी का पार्ट हो गया जी, ऐसी। हाँ, तो अब आप देखो इसको ठीक कैसे करना है। अभी हम ठीक करने पर आते हैं।
इलाज की बात कर लेते हैं। बीमारी की बातें काफी हो गई, फिर भी चलती रहेंगी, मैं एजुकेशन आपको देता रहूंगा। तो आपका जो तरीका रहता है वो रहता है डी से सी की तरह, ये दिशा रहती है भी इस तरीके से कि अवॉइड करके और डूइंग करके आप इस खतरे को हटाना चाहते हो। भी चीजें गंदी न हो इसके लिए धो लिया मैंने, भी चीजों को गंदी होने से बचाने के लिए सफाई करते हो। भी अब ये खतरा नहीं रहा, अब ये खतरा कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि आपने धो लिया। धोने से आप इस खतरे को कम करते हो, न्यूट्रलाइज कर दिया। हाँ, न्यूट्रलाइज करते हो। लेकिन ये खतरा तो वास्तव में था ही नहीं, ये तो था ही नकली, नकली था 100%। 100% ये नकली खतरा था। इसके लिए हाथ धोने की तो जरूरत थी नहीं, लेकिन हाथ धोने से ये खतरा रियल जरूर बन गया। ये खतरा तो था, लेकिन मैंने हाथ धो लिए इसलिए वो टल गया। तो मन की प्रोग्रामिंग, लर्निंग बिगड़ गई ना, कि मन में दो चीजें गलत आ गई। एक तो ये गलत आ गई कि ये खतरा रियल था, दूसरी गलत ये चीज आ गई कि हाथ धोने से खतरा चला गया। क्या समझे? ये कि मतलब समझ लिया। हाँ, समझ गए कि ये गंदगी का खतरा पहली बात तो नकली था। हाँ, लेकिन ये तो था ही नहीं खतरा, तो ये गलत आ गई। ये क्योंकि अवॉइड ये करने से ये मैसेज दिमाग में पहुंच गया कि ये खतरा था। और दूसरा ये कि ये करने से वो कम हुआ है। वास्तव में ये करने से कुछ कम होता ही नहीं। देखो, वीर्य का हाथों से उससे कोई लेना देना ही नहीं। वीर्य एक ऐसा पदार्थ है जो चंद सेकंडों में उड़ जाता है। प्रोटीन होता है, वो निकला जैसे हवा के संपर्क में आया, सूख के उड़ जाएगा। पेट्रोल की तरह होता है वो। हाँ, धोना तो पड़ता है फिर। ना धोने की जरूरत ही नहीं, ना धोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो तो शुद्ध होता है ना, उसमें क्या होता है, शुक्राणु ही होते हैं, उसमें प्रोटीन है, उसमें इतने बढ़िया केमिकल हैं। अपने जीवन का जो आधार है, जिससे हम बने, आप मैं और किससे बने हैं? उसी से बने हैं। तो बताओ, हम जिससे बने, जो हमारे खून में है, रगों रगों में है, क्या वो गंदा हो सकता है? और उसकी स्मेल गंदी नहीं होती, कोई स्मेल गंदी साफ नहीं है। अब देखो, गुलाब की स्मेल अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। अच्छी सी है, लेकिन कुछ लोगों को वो गंदी लगती है। हैं? गुलाब ने स्मेल अपने लिए नहीं बनाई, उसने बनाई भंवरों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो फूल ज्यादा पराग हो जाए ना। तो फूलों ने, अब वीर्य के अंदर जो स्मेल आती है, वो आती है उनके अंदर के कंपोजिशन के कारण। तो वो स्मेल ना तो सही ना गलत, वो कुदरत ने दी है, उसका अपना ही महत्व है, उसका गंदगी से लेना देना नहीं है। ऐसे तो ब्लड में भी स्मेल होती है, सारी चीजों में होती है ना। हाँ, जैसे केमिकल्स होते हैं। हाँ, लैब में तो उनकी सबकी अपनी अपनी स्मेल होती है। हाँ, तो इसकी अपनी स्मेल है। जैसा कंपोजिशन वैसी स्मेल। हाँ, वैसी स्मेल। तो कुछ धारणाओं पर है। जैसे आपको मांस की स्मेल कैसी लगती है? किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी। हाँ, जो मांस नहीं खाते उनको बुरी लगेगी ना, और जो खाते हैं उनके लिए मजा आ गया, रही है। हाँ, मजा आ गया। और एक ब्राह्मण को वहां से गुजार दो तो छी 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 करेगा ना। तो बताओ, उससे स्मेल अच्छी बुरी का क्या लेना देना? वो तो बंदा जैसा है, उसी आधार पर उसको ले लेता है। तो ये माइंड की कंडीशनिंग पे डिपेंड। हाँ, तो स्मेल जो वीर्य की है वो अच्छी बुरी नहीं है, वो बंदे बंदे पर निर्भर करती है। कुछ महिलाओं के लिए वो मदहोश करने वाली होती है, पी लेती है महिलाएं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।